एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, एमपीटेट या रीट की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपका पेडागोजी पूछा जाता है इंग्लिश में या स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ भी आते हैं, तो ये वीडियो आप लोग सभी लोग एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखिएगा। आपको कहीं ना कहीं इस सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। और अभी जो सीटेट के रीसेंट पेपर हुए हैं वहां से भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐड किया है। जो लेटेस्ट आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहां के क्वेश्चन जो हमारे पूछे जा रहे हैं सीटेट के, उनको भी मैंने ऐड किया है। तो इम्पॉर्टेंट सेशन हो जाता है। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। एंड नोट्स एंड पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं ये पीडीएफ शेयर करती हूँ। तो लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर फाइनली बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जहां भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखेंगे मैं उनको साथ के साथ डिस्कस करती जाऊंगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट्स। अगर एक बच्चा अपने आइडियाज को सबसे पहले क्या कर रहा है, ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है, उसे फिर ऑर्गेनाइज करता है, आउटलाइन भी इसको हम कहते हैं, याद रखना। उसके बाद वो ड्राफ्ट कर रहा है, उसके बाद वो एडिट कर रहा है। एडिट का मतलब इसको हम प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, प्रूफ रीडिंग करना यानी एडिटिंग। और उसके बाद रिवाइज करके रीड्राफ्ट कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ओवरऑल ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी राइटिंग स्किल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये राइटिंग जो है, राइटिंग को क्या माना गया है, राइटिंग को एक प्रोसेस की तरह माना गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू। रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कि जहां पर जो समझ है उसकी प्राप्ति हम कर सके। तो समझ कहां पर आएगा, तो आइए देखते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट है, टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रीड, asking the children to read the text aloud, helping learners speak words softly, या फिर learners reading silently and asking comprehension question। So यहाँ पे सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। लर्नर जो है वो साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, जहां पर साइलेंट रीडिंग में कॉम्प्रीहेंशन जो होता है रीडिंग में वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जब बच्चा साइलेंटली रीड करता है यानी कि वो मीनिंग को समझ रहा होता है, वो वहां पे क्रिटिकली थिंकिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पर साइलेंट रीड करना एंड देन कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन को पूछना सबसे बेस्ट एक्टिविटी यहाँ होगी। नेक्स्ट है, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न। लैंग्वेज स्किल्स जो हैं जैसे कि एल, एस, आर, डब्ल्यू, इन्हें कैसे बेस्ट तरीके से हम सिखा सकते हैं, आइए देखते हैं ऑप्शंस। तो हमें पता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें हमेशा स्किल्स को इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाना चाहिए। तो इफ दे टॉट आर इंटीग्रेटेड मैनर, अगर हम किसी भी लैंग्वेज स्किल्स को इंटीग्रेट करके यानी कि एक साथ सिखा के मल्टीपल लाइन अप्रोच का यूज करके या होल तरीके से यूज करके जब हम LSRW को सिखाते हैं तो वो सबसे बेस्ट बच्चा सीखता है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी विल बी करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू। करेक्ट स्पीच हैबिट्स को हम बहुत इफेक्टिवली किस तरह से सही कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, क्विजेस या डिक्टेशन। सो बच्चों की स्पीच हैबिट को डेवलप करने का सबसे बेस्ट यहाँ पे जो एक अप्रोच होगा वो होगा प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रोनाउंसिएशन या आप जितना ज्यादा ड्रिल करवाएंगे, उसकी जो स्पीच हैबिट्स हैं, जो इंटोनेशन है, जो टोन है, जो एक जेस्चर है या जो बोलने का तरीका है, वो बहुत अच्छा यहाँ पर हो जाएगा। ओके, 5 क्वेश्चन कहता है, अमंग द 4 लैंग्वेज स्किल्स व्हिच पेयर कॉन्स्टिट्यूट द इन रीइंफोर्समेंट स्किल्स। अब ये क्वेश्चन जो है इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगी, और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे अन्य जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट स्किल्स पूछा गया है, तो रीइंफोर्समेंट स्किल जो है वो स्पीकिंग एंड राइटिंग को माना जाता है। अब स्पीकिंग एंड राइटिंग को प्रोडक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्टिव पूछेगा तो प्रोडक्टिव हो जाएगा। रीडिंग और लिसनिंग जो है इसे हम रिसेप्टिव भी कहते हैं, रिसेप्टिव, या इन्हें हम इनपुट स्किल भी कहते हैं। और ये वाले जो स्किल्स हैं इन्हें हम एक्टिव,
और इन्हें हम आउटपुट स्किल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो स्पीकिंग और राइटिंग क्या है, प्रोडक्टिव, एक्टिव, आउटपुट, एंड रीडिंग एंड लिसनिंग क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव, इनपुट, एंड पैसिव इन्हें हम कहते हैं, ठीक है, पैसिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट था जान लेना आप लोगों के लिए। द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल जो हर बार पूछा जाता है, तो ऑलवेज एक क्रम याद रखना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सप्रेसिंग दिया हुआ है, कम्युनिकेटिंग दिया है, तो इसके साथ हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे डी के साथ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्रम आगे पीछे है, तो आपको क्रम याद रखना है, LSRW का क्रम ऑलवेज होता है, ठीक है। आगे है विच इज नॉट अ वेरी गुड मेथड ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को लर्न करने का कौन सा एक बहुत अच्छा मेथड नहीं होगा, राइटिंग, वॉचिंग मूवीज, टॉकिंग एंड रीडिंग, या A and B बोथ। तो वोकैबुलरी को सिखाने का क्या एक मेथड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम डिस्कस फटाफट से कर लेते हैं। वोकैबुलरी को लर्न करने का जो मेथड है वो A और B दोनों ही नहीं हो सकता, तो यहाँ पे D के साथ हम जाएंगे। राइटिंग एंड वॉचिंग मूवीज कोई बहुत अच्छे तरीके नहीं है वोकैबुलरी या फिर शब्द को सीखने के। बाकी टॉकिंग एंड रीडिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन D विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स। अगर बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा करना है तो यहाँ पर बेस्ट क्या होगा, रेसिटेशन ऑफ पोइट्री, रीडिंग अ प्रोज एंड ड्रामा अलाउड, ओरल लैंग्वेज ड्रिल, या डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले। तो सबसे बेस्ट क्या होगा अगर हमें बच्चों के अंदर स्पीकिंग जो एबिलिटी है, जो स्पीकिंग स्किल्स है, उनको अच्छा करना हो तो। सो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले। आप डिबेट करवा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, एंड देन हम रोल प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज क्या है, मेमोराइजेशन, कैलीग्राफी, कॉम्प्रीहेंशन और एडिटिंग। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जो राइटिंग की होती है वो एडिटिंग होती है, जिसे हम प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने स्टेजेस देखा था, तो यहाँ पर एडिटिंग जो है वो राइटिंग प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। नेक्स्ट है पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन इज इफेक्टिव टू प्रमोट। पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन जो है वो क्या प्रमोट करने में सबसे इफेक्टिव यहाँ पर होगा, स्पीकिंग, लिसनिंग, लिटरेसी, या आर्टिस्टिक स्किल। तो देखो जब भी हम स्पीकिंग पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं, यानी कि कोई भी पिक्चर जो है बच्चे को आपने दिखाया और बच्चा वहां पे उस पिक्चर को देख के बताता है, यानी कि ये स्पीकिंग को डेवलप करने का इफेक्टिव एक तरीका है, एक स्ट्रैटेजी है। तो पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन या अगर पिक्चर चार्ट आ जाए, तो ये सब क्या करते हैं, हमारे बच्चों के स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा बनाते हैं। नेक्स्ट है द गैदरिंग स्किल्स वाइल रीडिंग इज। गैदरिंग स्किल क्या होता है वाइल रीडिंग की जब हम बात करें, यानी कि जब हम कोई चीज को पढ़ रहे होते हैं, किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं, और जब हम गैदर करते हैं कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो याद रखिएगा कि गैदरिंग स्किल जो है वो दो प्रकार की होती है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसे हम नोट मेकिंग कहेंगे, और अगर हम लिसनिंग कर रहे हैं, ठीक है, लिसनिंग, ड्यूरिंग लिसनिंग अगर हम नोट लिख रहे हैं तो उसे हम नोट टेकिंग कहेंगे। दोनों ही क्या है, गैदरिंग स्किल्स होती हैं। नोट टेकिंग जो है ये ड्यूरिंग लेक्चर हमें देखने को मिलती है, जब हम किसी का लेक्चर सुनते हैं तो हम नोट टेकिंग करते हैं। अदरवाइज जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो नोट मेकिंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है व्हेन लर्नर्स आर एंगेज्ड इन अ पीयर एक्टिविटी talking on roles of a doctor and a patient, that activity is called। अब ये जो एक्टिविटी है जहां पर बच्चे जो हैं किसी पेयर में है, एक कोई बच्चा है जो डॉक्टर बन गया, कोई पेशेंट बन रहा है, तो इसे हम कौन सी एक्टिविटी कहेंगे, तो इस एक्टिविटी को कहा जाता है इसे कहा जाता है सिमुलेशन, ठीक है। सिमुलेशन टेक्निक होती है जहां पे आप रियल जो सिचुएशंस है या जो रियल हमारा सिनेरियो है उसमें हम क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एक तरह से रोल प्ले में आ जाता है ये। तो यहाँ पे सिमुलेशन टेक्निक इसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव लिसनिंग मींस लिसनिंग। इंटरैक्टिव लिसनिंग कौन सी लिसनिंग होती है, इंटरैक्टिव लिसनिंग कौन सी होती है, जब आपने कोई भी चीज को सुना एंड आपने उसके साथ रिस्पॉन्स भी किया। तो एक अच्छी लिसनिंग तभी माना जाता है जब आपने सुना, अंडरस्टैंड किया
एंड उसके बाद आपने साथ में रिस्पॉन्स भी किया है. सो यहाँ पर केयरफुली टू व्हाट इज सेड एंड रिस्पॉन्डिंग जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा. ठीक है, आपने सुना एंड आपने साथ में रिस्पॉन्स भी किया, यानी कि ये एक इंटरैक्टिव लिसनिंग है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व. एक अच्छी पैराग्राफ राइटिंग में क्या शामिल होता है? लेजिबल हैंड राइटिंग, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, आइडियाज, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस या फ्लोरल लैंग्वेज. तो एक अच्छी राइटिंग में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि सबसे पहले तो आइडिया हम देखेंगे, हम उसकी प्रेजेंटेशन को देखेंगे एंड हम कोहेरेंस को देखेंगे. कोहेरेंस का मतलब है कि जो भी बच्चा लिखे वो क्या हो, वो लॉजिकल हो, लेजिबल हो, स्पष्ट हो. आइडियाज को हम देखेंगे. तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्किल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्किल है जहां पर इंटरप्रिटेशन जो मीनिंग होता है वो इंपॉर्टेंट होता है. अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? जब आप किसी भी चीज को पढ़ करके या सुन करके अर्थ निकाल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन करना मीनिंग को, यानी कि अर्थ निकालने की बात यहाँ पर हो रही है. इंटरप्रिटेशन मतलब अर्थ को, किसी भी चीज को फाइंड आउट करना. तो यहाँ पर लिसनिंग एंड रीडिंग इसका करेक्ट आंसर बनेगा. दोनों ही कौन से स्किल्स हैं? ये दोनों ही रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, जहां पर हम किसी भी मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं, चाहे हम सुन करके किसी की मीनिंग को समझे या हम पढ़ करके मीनिंग को समझें. तो इसका आंसर क्या बनेगा? फाइनली ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा. नेक्स्ट है, एज अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्पीकिंग स्किल्स. स्पीकिंग स्किल्स को टीच करने का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टीच स्पेलिंग ऑफ एवरी वर्ड करेक्टली, टीच स्पीच सीक्वेंस इन एप्रोप्रिएट सोशल सिचुएशन, teach to priorities accuracy over fluency, और teach to always put opinions in every social situation. So यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्पीकिंग स्किल्स को टीच करने का? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, टीच स्पीच सीक्वेंस इन एप्रोप्रिएट सोशल सिचुएशन. यानी कि किसी भी एप्रोप्रिएट सिचुएशन में आप बच्चों को एक स्पीच को सिखा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ हमारा बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्डन एंजॉयज रीडिंग सुपर हीरोज कॉमिक्स बुक्स. ही डिवोटेड 2 hours डेली टू कॉमिक बुक्स ऑन वीकेंड. व्हाट टाइप ऑफ रीडिंग इज ही इंडल्जिंग इन ड्यूरिंग दैट टाइम. अब यहाँ पे रीडिंग का टाइप आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखना है कि जो एक बच्चा है वो सुपर हीरो या कॉमिक बुक को पढ़ता है, वो 2 घंटे पढ़ रहा है, हर वीकेंड पे पढ़ता है. यानी कि ये जो रीडिंग है जहाँ पे वो कोई कॉमिक पढ़ रहा है, या अगर मैं बोलूँ जहाँ पे वो नॉवेल को पढ़े, जहाँ पे वो कोई शॉर्ट स्टोरी को पढ़े या वो कोई मैगजीन को पढ़े, तो इस प्रकार की रीडिंग जो होती है ये हम अपने किसके लिए करते हैं? फन के लिए या प्लेजर के लिए. ठीक है, या हम जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम रीडिंग करते हैं तो उसे हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं. इंटेंसिव रीडिंग जो होती है वो इंफॉर्मेशन के लिए होती है और इसे हम डिटेल्ड रीडिंग कहते हैं. ठीक है, डिटेल्ड रीडिंग, ये आपको याद रखना है. आगे बढ़ेंगे, विच स्किल्स आर नोटिस्ड इन पिक्चर डिक्टेशन अदर देन ड्राइंग. अब आपको बताना है कि जब हम क्लासरूम में पिक्चर डिक्टेशन कराते हैं तो वहां पर अदर देन ड्राइंग कौन सी स्किल है जो नोटिस की जाती है. पिक्चर डिक्टेशन का मतलब क्या होता है कि टीचर किसी भी पिक्चर को डिस्क्राइब करता है बच्चों को, और बच्चे उस पिक्चर के बारे में क्या करते हैं? सुनते हैं एंड देन वो ड्रॉ करते हैं जो जो टीचर ने बोला. तो पिक्चर डिक्टेशन जो होता है एक प्रकार का डिक्टेशन है जहां पर टीचर किसी भी सिनेरियो को बच्चों को बताती है और बच्चे उसको सुन करके ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पर जो स्किल काम आती है वो आती है लिसनिंग. बच्चे सुनते हैं पिक्चर के बारे में और उसको वो वैसा ही करते हैं. सो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट ट्रू अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एडवांटेजेस. इसमें से कौन सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में गलत है? सो आपको रॉन्ग वाला यहाँ पर बताना है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हेल्प्स रीडर्स इंटरैक्ट मोर विद द टेक्स्ट. इट मेक्स देम स्पीक मोर. It helps differentiating students from passive readers to active readers, or it helps them to recall the text more often. So यहाँ कौन सा गलत है? तो जब भी हम यहाँ पर रीडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ स्पीकिंग का कोई काम नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है,
बच्चे यहाँ पे टेक्स्ट को रिकॉल कर सकते हैं, ये ठीक है। पैसिव और एक्टिव रीडर का पता चल जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा रीड करता है, नहीं करता है। बच्चे इंटरैक्ट करेंगे जो भी टेक्स्ट है, लेकिन स्पीकिंग की बात यहाँ नहीं की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, एट क्लास सेकेंड शेयरिंग स्टोरीज, फैमिली एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट, एम्प्लॉइंग जेस्चर्स वेयर एप्रोप्रिएट इज अ सब स्किल ऑफ। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जब छोटे जो यंग लर्नर्स होते हैं, जब वो अपनी स्टोरीज को शेयर कर रहे हैं, अपने फैमिली एक्सपीरियंसेस को, इंटरेस्ट को, एंड वो जेस्चर्स भी एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो ये सब स्किल जो है ये किसकी सब स्किल होगी? ठीक है, तो ये जो सब स्किल है जहाँ पे बच्चा स्टोरीज को शेयर कर रहा है, उसके जेस्चर्स आ जाए जहाँ पर, तो वो स्पीकिंग का पार्ट है। तो बच्चे यहाँ पे जब स्टोरीज को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, तो ये स्पीकिंग स्किल को इनहेंस कर रहा है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टेस्ट मेजर्स द लैंग्वेज स्किल्स नेचुरली। कौन सा टेस्ट है जो कि लैंग्वेज स्किल्स को नेचुरली टेस्ट करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और रीडिंग। तो नेचुरली जो टेस्ट करे चारों ही कौशलों को, वो जो टेस्ट हमारा होता है वो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। सब्जेक्टिव मतलब जहां पर आपके एस्से टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एस्से टाइप आ जाए, या फिर आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हम करते हैं, वो हमारे सब्जेक्टिव के अंदर आते हैं, जहां पर बच्चों की जो स्किल्स है वो नेचुरली हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर हमारे एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और वन वर्ड वाले जितने भी क्वेश्चन है, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर अ टीचर टेस्ट द स्टूडेंट्स इन लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। द पर्पस ऑफ दिस अप्रोच इज मोस्ट लाइकली टू। अब यहाँ पे एक सेमेस्टर एंड होते होते टीचर जो है इन सभी चीजों का मूल्यांकन कर रहा है, चाहे वो स्पीकिंग हो, लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, तो इसका एक पर्पस जो है वो आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि यहाँ पे टीचर ये देखना चाहता है कि उनकी प्रोफिशिएंसी कितनी हुई है। ये बात किसकी कर रहा है? चारों ही कौशलों में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात कर रहा है, जहां पर हम ये देखते हैं कि कितना अटेन किया, कितना प्रोडक्ट आया, कितनी अचीवमेंट हुई। तो यहाँ पर हम प्रोफिशिएंसी को चेक कर रहे हैं कि भाषा में प्रवीणता जो है वो कितनी आई है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, पेडागोजिकल ग्रामर इज। पेडागोजिकल ग्रामर कौन सी ग्रामर होती है? लर्निंग ऑफ ग्रामर थ्रू प्रोज एंड पोइट्री। प्रोज एंड पोइट्री के थ्रू हम ग्रामर को लर्न करते हैं। मीनिंग थ्रू फॉर्म, तो देखो फॉर्म नहीं होता कभी भी, ठीक है, और रूल को भी हम पहले नहीं सिखाते हैं। पेडागोजिकल ग्रामर जब भी आएगा तो वहां पर हम कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर को सिखाते हैं, यानी कि जब आप कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि संदर्भात्मक स्थिति में, या हम मीनिंग से, जब हम मीनिंग से सिखा रहे हैं किसी भी चीज को, हम बहुत फॉर्म पे फोकस नहीं कर रहे, तो वो पेडागोजिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइजेस डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर द मीनिंग ऑफ स्पीच। अब आपको यहाँ बताना है कि जब भी हम लिसनिंग और स्पीकिंग एक्सरसाइज कराते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है जब हम स्पीच की बात करते हैं? वर्ड्स, एप्रीहेंशन, इंटोनेशन और फ्लुएंसी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा, जब भी हम लिसनिंग स्पीकिंग की बात करते हैं तो मीनिंग ऑफ स्पीच जो है उसमें इंटोनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटोनेशन का मतलब क्या होता है? जो भी हम बोल रहे हैं उसमें एक उतार चढ़ाव आना, यानी कि राइज एंड फॉल ऑफ टोन। याद रखिएगा, राइज एंड फॉल ऑफ टोन जो है इसे हम इंटोनेशन कहते हैं। तो सी आंसर इसका करेक्ट इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग अलोन इन आइसोलेशन विदाउट द गाइडेंस ऑफ द टीचर हेल्प्स टू डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड मेक्स द लर्नर्स एन इंडिपेंडेंट रीडर। व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग स्ट्रैटेजी इज दिस? अब आपको बताना है ये किस प्रकार की रीडिंग की स्ट्रैटेजी है जहां पर बच्चा जो है वो विदाउट गाइडेंस, आइसोलेशन में कोई भी रीडिंग कर रहा है। तो ये जो रीडिंग स्ट्रैटेजी है इसे हम एक्सटेंसिव के अंदर देखेंगे, जहां पर बच्चा आइसोलेशन में पढ़ रहा है विदाउट एनी गाइडेंस, उसको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, और उसका रीडिंग में इंटरेस्ट को डेवलप कर रहा है।
तो जहां पे भी आप रीडिंग में इंटरेस्ट को डेवलप कर रहे हैं फन के लिए, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं वो एक्सटेंसिव का पार्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट अडल्ट्स डू टू डेवलप ओरल लैंग्वेज स्किल्स इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर ओरल लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने में क्या एक्टिविटी है जो यहाँ पे हम करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू प्रैक्टिस, दे विल लर्न ऑन देयर ओन using disjointed vocabulary and getting children to repeat them, get kids to practice rich and deep vocabulary, or get children to practice and repeat different words. तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है ओरल। अगर आपको लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना है विच इज रिलेटेड टू स्पीकिंग स्किल्स, सो वी कैन गिव देम प्रैक्टिस विद रिच एंड डीप वोकेबलरी। हम उनको डीप एंड रिच वोकेबलरी की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। डीप एंड रिच का मतलब है कि हम वेरियस उनको वर्ड से परिचित करा सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसका जो है वो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स कैन, ये थोड़ा सा गलत हुआ है, डेमोन्स्ट्रेट होगा यहाँ पे, ठीक है। टीचर्स कैन डेमोन्स्ट्रेट एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी सो दैट स्टूडेंट्स कैन राइट थ्रू द। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी को सिखाना है, तो यहाँ पर कैसे बच्चों को हम सिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे एप्रोप्रिएट आपको यहाँ पे ऑप्शन को देखना है। फर्स्ट है एक्सप्लिसिट टीचिंग। तो कभी भी हम एक्सप्लिसिट टीचिंग पे बहुत फोकस नहीं करते हैं। एक्सप्लिसिट टीचिंग जहाँ पे भी आ जाता है उसका मतलब होता है कि फॉर्म, रूल, स्ट्रक्चर, वो सब चीजें। सेपरेटिंग ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लिंकिंग ऑफ स्पोकन विद राइटिंग, और फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन ओनली ग्रामेटिकल एरर। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या लग रहा है, जब भी हम किसी ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी को, किसी रूल को, किसी आइटम को सिखाते हैं, तो हमारा इंपॉर्टेंस कहाँ होना चाहिए कि आप लिंक करके सिखाएंगे। सो लिंकिंग ऑफ स्पोकन लैंग्वेज विद राइटिंग विल बी राइट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट है, अ टेस्टी हैज टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद करेक्ट ऑप्शन, व्हिच स्किल इज टेस्टेड इन दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर कोई एक टेस्टी है, यानी जो टेस्ट कर रहा है उसे रिप्लेस करना है अंडरलाइन वर्ड को विद करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कोई वर्ड है उसको रिप्लेस करके कोई दूसरा वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा स्किल वहां पे टेस्ट होगा, तो यहाँ पर ये जो है ये राइटिंग को टेस्ट करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बनेगा। नेक्स्ट है, vocabulary acquisition takes place through internalizing the word chunks is advocated by। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब भी हम vocabulary acquisition की बात करते हैं, यानी जब हम शब्द भंडार को सिखा रहे हैं, हम vocabulary प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो अगर आप वर्ड्स को इंटरनलाइज करते हैं थ्रू चंक्स, यहाँ पे चंक्स की बात हो रही है, वर्ड्स की बात हो रही है, यानी वर्ड चंक से जब हम सिखाते हैं, चंक का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स के छोटे 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 टुकड़े करके सिखाते हो, पार्ट्स में सिखाते हो, उसे चंक्स कहते हैं। तो ये अप्रोच जो है ये लेक्सिकल अप्रोच की बात कर रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। लेक्सिकल अप्रोच यही होता है जहाँ पे जो भी हमारे मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, ठीक है। लेक्सिकल का मतलब है जो मीनिंगफुल या जो सिचुएशनल वर्ड्स होते हैं उनको आप चंक्स में सिखाते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोकैबुलरी आर नोन एज। ऐसे शब्द जिन्हें हम राइटिंग और स्पीकिंग में यूज करते हैं वोकैबुलरी डेवलपमेंट में, उन्हें हम कौन सी वोकैबुलरी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। जैसे कि आपको पता है कि राइटिंग और स्पीकिंग बोथ आर प्रोडक्टिव स्किल्स, सो आंसर विल बी ऑल्सो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। अगर रिसेप्टिव की बात करें तो जहां पर हम रीडिंग और लिसनिंग से जिन शब्दों को समझते हैं उन्हें हम रिसेप्टिव वोकैबुलरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सी बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। मेघा बॉट एन ओवन एंड शी वांटेड टू लर्न हाउ टू ऑपरेट इट। अब किसी लड़की ने एक ओवन को खरीदा, ठीक है, ओवन मान लो एक खरीदा, और वो चाहती है कि उसको देखे कि कैसे उसे ऑपरेट करना है। She began to read the instruction is specifically to know which button to operate and reading the instruction to operate the oven। अब उसने क्या किया कि इस ओवन के लिए जो इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होता है ना, जो लिखा रहता है कि हमें कैसे चलाना है,
अब वो इसको पढ़ रही है, वो इसको पढ़ रही है कि कौन से बटन से हम इसको स्टार्ट करेंगे या कौन से बटन से ऑफ करेंगे। अगर वो स्पेसिफिकली चीजों को इंस्ट्रक्शन में पढ़ रही है मैनुअल में, तो ये कौन सी रीडिंग है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। स्कैनिंग, प्रिडिक्टिंग, स्कीमिंग और कॉम्प्रीहेंडिंग क्या कर रही है वो यहाँ पर, वो यहाँ स्पेसिफिक है, वो जो जानना चाहती है उसी चीज को पढ़ रही है। वो चाहती है कि उसको ओपन करने का बटन देखना है, तो मैनुअल में वो वही चीज को पढ़ रही है। यानी जब हम स्पेसिफिक होते हैं, जब हम पर्टिकुलर चीज के लिए पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो स्कैनिंग जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। स्पेसिफिक पढ़ना, या हम यहाँ पर किस लिए पढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, तो स्कैनिंग है। स्कीमिंग जो होता है वो हमारे जिस्ट के लिए होता है, जहां पर ओवरऑल आइडिया के लिए हम जब किसी चीज को पढ़ रहे हैं, कोई समरी के लिए जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, वो हमारा स्कीमिंग का पार्ट होता है। प्रिडिक्टिंग क्या होता है, ये भी रीडिंग की सब स्किल होती है, जहां पर आप प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। और कॉम्प्रीहेंडिंग का मतलब होता है जहां पे हम समझते हैं किसी भी चीज को। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपको सारी चीजें पता हो। नेक्स्ट है रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट्स हेल्प्स इन। जो रीडिंग अलाउड है वो बच्चों में क्या हेल्प करता है। ठीक है, फर्स्ट है बिल्डिंग द लर्नर्स वोकैबुलरी एंड इनहांसिंग प्रोनाउंसिएशन। बच्चों की प्रोनाउंसिएशन को एंड वोकैबुलरी को अच्छा करता है। हेल्प द टीचर टू डेमोन्स्ट्रेट हर अथॉरिटी। तो ये तो नहीं होगा कि टीचर अपनी अथॉरिटी को दिखाएगा क्लासरूम में। कॉम्प्रीहेंड द डिटेल्स ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ पे बच्चा डिटेल को कॉम्प्रीहेंड कर पाता है, जो भी वो टेक्स्ट में पढ़ता है उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाता है। या हेल्प्स द टीचर टू मेंटेन साइलेंस इन द क्लास। तो ये भी नहीं होगा कि टीचर साइलेंस मेंटेन कर रहा है। तो राइट आंसर क्या बना, बी या सी, ए या सी। तो देखो यहाँ पे हमसे अलाउड पूछा है। लाउड रीडिंग जो होता है ये हमारे अर्ली स्टेजेस पे या प्राइमरी लेवल पे शुरुआती समय में हम लाउड रीडिंग बच्चों को करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन और जो हेजिटेशन है, जो बच्चे की शाइनेस है, वो दूर होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा क्या है, ये हमारा साइलेंट रीडिंग का फीचर हो सकता है। ठीक है, जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि डिटेल में उस चीज को समझते हैं। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर राइटिंग एज अ प्रोसेस। राइटिंग एज अ प्रोसेस के बारे में कौन सा यहाँ पे सही है। राइटिंग इज रिसेप्टिव, राइटिंग इज रिकर्सिव, राइटिंग इज लीनियर और राइटिंग इज मेमोराइजिंग एंड प्रोड्यूसिंग। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट सीटेट का ये आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट के इसमें ऐड किए हुए हैं जो अभी आपके पेपर हुए थे, और उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइटिंग एज अ प्रोसेस हमें पता है कि राइटिंग का एक क्रम होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग। तो यहाँ पर प्रोसेस है तो इसे क्या कहा जाता है। तो आपको पता है कि राइटिंग रिसेप्टिव नहीं होता, राइटिंग प्रोडक्टिव होता है, राइटिंग रीइंफोर्समेंट स्किल होती है, रिसेप्टिव नहीं होती है। राइटिंग लीनियर भी नहीं होता है कभी भी। ठीक है, राइटिंग जो है वो लीनियर नहीं है, राइटिंग को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। तो यहाँ पर राइटिंग इज रिकर्सिव इसका करेक्ट आंसर बनेगा। याद रखिएगा कि मेमोराइजिंग भी नहीं होगा, राइटिंग रिप्रोड्यूसिंग होता है लेकिन मेमोराइजिंग नहीं होता है। तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। राइटिंग एज अ प्रोसेस का मतलब है कि राइटिंग जो है वो रिकर्सिव है। रिकर्सिव मतलब आप एक प्रोसेस से गुजरते हो, आप एक स्टेप बाय स्टेप उसको करते हो। ठीक है, तो रिकर्सिव विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है टॉकिंग टू चिल्ड्रन टू हेल्प देम डेवलप देयर ओरल लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ। अब आपको बताना है यहाँ पर, ये भी रिसेंट का रिसेंट जो अभी सीटेट का क्वेश्चन है वो पूछा गया था। टॉकिंग टू चिल्ड्रन टू हेल्प देम, आप बच्चों से बात कर रहे हैं टू हेल्प देम देयर ओरल लैंग्वेज, उनकी ओरल लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। तो ये प्रोसेस राइटिंग है। तो राइटिंग की बात यहाँ हो रही है, ओरल का कोई काम नहीं है राइटिंग से, तो ए नहीं होगा। इंटेंसिव रीडिंग है, ओरल। प्रोडक्ट राइटिंग है तो राइटिंग तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हम ओरल लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हैं बच्चों के अंदर। तो ये हमारा एमरजेंट लिटरेसी का पार्ट है। याद रखिएगा, आपने एक जरूर क्वेश्चन पढ़ा होगा, एमरजेंट रीडर, जहाँ पे बच्चा अपने सिबलिंग की बुक को लेकर के पढ़ता है, उसको देखता है, पढ़ने की कोशिश करता है, तो उसे हम एमरजेंट कहते हैं। एमरजेंट का मतलब होता है कि बच्चा शुरुआती समय में जब चीजों को समझता है, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो रीडिंग हो,
वो एमर्जेंट लिटरेसी का पार्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शुरुआती समय में जो भी हम एक्टिविटीज बच्चों को करवाते हैं, स्क्रिबलिंग कर रहा है या बुक्स को पढ़ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, वो सब हमारा एमर्जेंट लिटरेसी का पार्ट है। आगे बढ़ेंगे। डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। भाषा में यूनिट ऑफ साउंड क्या है? तो यूनिट ऑफ साउंड क्या होता है? हमारा फोनीम होता है। जैसे फ, च, प, इस तरह से जो ये साउंड्स होते हैं हमारे, ये फोनीम है। अच्छा, यहाँ पर सिंटेक्स जो है वो क्या होता है? हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन की जहां पे बात आ जाए कि एक वर्ड से फ्रेजेस, फ्रेजेस से पैराग्राफ, वर्ड साउंड से वर्ड, वर्ड से फ्रेजेस, फ्रेजेस से सेंटेंस कैसे जुड़ा हुआ है, उसकी स्टडी को सिंटेक्स कहते हैं। सिमेंटिक्स जो है ये वर्ड के मीनिंग की स्टडी को कहते हैं। मीनिंग, अर्थ की स्टडी जब हम बात करते हैं वो सिमेंटिक्स है। मोर्फीम जो है ये वर्ड के फॉर्मेशन की बात करता है। ठीक है, वर्ड के फॉर्मेशन की बात करता है, जिसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो मोर्फीम है। ठीक है, मोर्फीम क्या है? वर्ड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अगर शब्द की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो क्या होता है? हमारा मोर्फीम होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, अ लर्नर यूजेस कीवर्ड्स to construct schema of the discourse and enforce the setting for the text while listening. Which listening strategy does he adopt? सीटेट का recent क्वेश्चन है ये। लिसनिंग की स्ट्रैटेजी पूछी जा रही है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूछा क्या गया है। यहाँ पर जब भी कोई बच्चा कुछ सुन रहा है, किसी भी बात को, यहाँ पर वो अपना स्कीमा कंस्ट्रक्ट कर रहा है। स्कीमा आपको पता है, कोई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, स्कीमा प्याजे थ्योरी में पढ़ा होगा आपने। नॉलेज को यहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एसिमिलेशन कर रहा है, एकोमोडेशन कर रहा है, स्कीमा बना रहा है अपना। डिस्कोर्स कर रहा है, एनफर कर रहा है। एनफर करना मतलब मीनिंग को फाइंड आउट कर रहा है। तो कौन सी स्ट्रैटेजी होगी? टॉप डाउन है, बॉटम अप है? बॉटम अप है, दोनों में से कोई भी नहीं है, या दोनों है? तो देखो यहाँ पर क्या है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये होल की बात कर रहा है, तो ये टॉप डाउन स्ट्रैटेजी का पार्ट है। क्या है ये? टॉप डाउन है। टॉप डाउन जहां पे होता है, जहां पे होल टू पार्ट हम किसी भी चीज को सीखते हैं या हम करते हैं। होल टू पार्ट मतलब कि अब देखो यहाँ पे स्कीमा बना रहा है ना, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एनफर कर रहा है, तो ये सब क्या है? होल ही तो है, पार्ट नहीं है। ठीक है, होल टू पार्ट जा रहा है, यानी टॉप डाउन ये प्रोसेस है लिसनिंग का। आगे बढ़ेंगे। इन रीडिंग स्किल स्कैनिंग इज। रीडिंग स्किल में स्कैनिंग का क्या मतलब होता है? तो स्कैन हम पढ़ चुके हैं कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, सो वो हमारा स्कैनिंग का पार्ट होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं ये क्या स्ट्रैटेजी है चारों स्किल को सीखने की। तो ये नहीं होगा। टू समराइज द टेक्स्ट, क्या हम मेन आइडिया को निकाल रहे हैं, समराइज कर रहे हैं? रीडिंग टेक्निक यूज टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट और इंफॉर्मेशन और इन अ टेक्स्ट, या फिर फाइनल सेंटेंस को रीड करना। तो ये तो नहीं होगा। अब देखो बी और सी में से दोनों इंपॉर्टेंट है। जब हम मेन आइडिया के लिए कर रहे हैं तो ये क्या होता है? ये हमारा स्कीमिंग होता है। ठीक है, मैंने डिस्कस अभी किया कि जब हम जिस्ट के लिए पढ़ रहे हैं या हम मेन आइडिया के लिए समराइज कर रहे हैं किसी चीज को, वो स्कीमिंग है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? हमारा सी होगा। आप फाइंड कर रहे हैं स्पेसिफिक फैक्ट को, किसी इंफॉर्मेशन को आप निकाल रहे हैं, वो हमारा स्कैनिंग का पार्ट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग डज द फॉलोइंग कम अंडर। इनमें से कौन सा राइटिंग का टाइप है जो यहाँ आएगा? क्वेश्चन है कि इमेजिन यू आर द कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। अब यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि आप कोई कैरेक्टर है एंड आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं टू योर फ्रेंड। सो दिस इज द, कौन सा राइटिंग है ये हमारा? ये हमारा एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग है। एक्स्ट्रापोलेटिव मतलब कि जहाँ पे पर्सनल चीज आ जाए। ठीक है, याद रखना, एक्स्ट्रापोलेटिव का मतलब होता है कि पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का, जहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाए या आप पर्सनल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप अपने खुद के व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रापोलेटिव के अंदर आता है। क्रिएटिव यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी से ज्यादा एक्स्ट्रापोलेटिव है, अपनी फीलिंग को यहाँ वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आर्ग्यूमेंटेटिव भी नहीं है, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को, किसी सीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज यहाँ नहीं हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉटम अप। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा इसमें से टॉप डाउन प्रोसेस होता है लिसनिंग का और कौन सा यहाँ पे बॉटम अप होता है। तो आइए देखते हैं, मैं भी डिस्कस कर चुकी हूँ लेकिन फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट है लिसनिंग फॉर द मेन आइडिया। देखो पहले क्या बात हो रही है कि मेन आइडिया को हम सुन रहे हैं, मेन आइडिया ओवरऑल, ठीक, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, इन्फरेंसेस निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे एक सोच रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं, अर्थ निकाल रहे हैं किसी चीज को सुन करके, एंड हम उसके समरी कर रहे हैं, उसको समराइज कर रहे हैं खुद के शब्दों में। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये टॉप डाउन है। मैंने बोला जहां भी आपका होल टू पार्ट आ जाए, होल टू पार्ट आ जाए, वो आपका टॉप डाउन होता है। और नीचे वाला जो है वो क्या है, आप स्पेसिफिक डिटेल से स्टार्ट कर रहे हो, तो पार्ट से हम जा रहे हैं यहाँ। जब भी हम डिटेल की बात करते हैं कि आपने साउंड से कोई चीज स्टार्ट की है सुनना या पढ़ना, वो बॉटम अप है, ठीक। तो ए वाला टॉप डाउन और बी वाला बॉटम अप, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है वो बॉटम अप है और जो पहला ऑप्शन है वो टॉप डाउन प्रोसेस होता है लिसनिंग का, ठीक। ये आपको याद रखना। आगे बढ़ेंगे। वाइल यूजिंग डिक्टेशन इन हिज क्लास सेकेंड, मिस्टर जगबीर इज इम्प्रूविंग हिज स्टूडेंट्स एबिलिटी टू। अगर एक टीचर अपनी क्लास में डिक्टेशन ले रहा है तो यहाँ पर उसका क्या एक ऑब्जेक्टिव है कि वो कौन सी स्किल को यहाँ अच्छा करेगा। तो डिक्टेशन जब हम लेते हैं तो बच्चे की दो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सुनना और लिखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट एंड लिसन विल बी राइट आंसर, ठीक है। वो सुन रहे हैं किसी भी शब्द को एंड वो लिख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एज अ मेथड डैश कॉम्प्रीहेंशन इज द बेसिस ऑफ लर्निंग। जब भी हम बात करते हैं टीपीआर की, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसको किसने दिया है, जेम्स एशर ने, याद रखना, जेम्स एशर ने इस मेथड को दिया। और इसमें इन्होंने किसको फोकस किया है, लर्निंग का बेसिस क्या होगा, तो यहाँ लिसनिंग होता है लर्निंग का बेसिस। क्यों होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अपने मोटर एक्टिविटी से, मोटर एक्टिविटी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। टीचर जैसा बच्चों को कहता है बच्चे वैसा ही उसको, उसके कमांड को बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं। टीचर जो भी यहाँ पे कमांड देगा बच्चों को, वो बच्चे सुनते हैं और सुन करके वैसा ही करते हैं। तो यहाँ सुनने का काम बहुत ज्यादा इस मेथड में किया जाता है। और प्राइमरी लेवल पे, छोटे लेवल पे जो बच्चे होते हैं, आप देखोगे प्ले स्कूल में इस मेथड को ज्यादा अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का कौन सा इसमें से एडवांटेज नहीं होगा। ऑप्शंस देखेंगे। इट रिमूव्स हेजिटेशन एंड शाइनेस ऑफ द स्टूडेंट, इट सेव्स एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स मेक्स मीनिंग बाय कॉम्प्रीहेंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, या इट डेवलप्स टेंडेंसी ऑफ सेल्फ स्टडी। तो साइलेंट रीडिंग क्या होता है, हमने डिस्कस किया कि जो साइलेंट रीडिंग है वो मैच्योर रीडर करते हैं। मैच्योर मतलब बड़े लेवल पे जो हम पढ़ते हैं वो हम साइलेंट रीडिंग को करते हैं। तो इससे सेल्फ स्टडी अच्छी होती है, बच्चे की सेल्फ स्टडी की हैबिट आती है, बच्चा कॉम्प्रीहेंड कर पाता है, वो रिफ्लेक्ट कर पाता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ अच्छी होती है, एनर्जी भी यहाँ पे बचती है, लेकिन यहाँ पे हेजिटेशन रिमूव नहीं होती है। ये जो हेजिटेशन वाला ऑप्शन है और जो शाइनेस वाला ऑप्शन है कि बच्चे के अंदर जो शाइनेस है, जो शर्मीले बच्चे होते हैं वो हटता है, ये चीजें लाउड रीडिंग में होता है, ठीक है। लाउड या जो लाउड रीडिंग या रीडिंग अलाउड होता है उसके अंदर ये होता है, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय द प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। यहाँ पे आपको बताना है, ध्यान से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़िएगा, मैं सीधा डायरेक्ट आंसर पे आऊंगी, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि कौन सा नहीं होगा राइटिंग एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि जो भी हमारे साउंड्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम ग्राफीम कहते हैं। तो जो ग्राफीम होता है वो राइटिंग की यूनिट होती है जहाँ पे हम स्पीच साउंड्स को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस क्या होगा। टीचिंग ऑफ ग्राफिक्स सिंबल्स विद द लैंग्वेज यूनिट्स, तो ये बिल्कुल ठीक है कि दोनों सेपरेट है। टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम टीचिंग स्पीच, बिल्कुल ठीक है कि रीडिंग और राइटिंग स्पीच से अलग है। द कन्वेंशनल प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग एम्फसाइज दैट लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स विद टीचिंग, नोटिसिंग एंड रीडिंग। तो देखो यहाँ पर सी वाला गलत है। अगर हम सी वाला ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पे कहा गया कि जो एम्फसाइज होना चाहिए लर्निंग का वो नोटिस और रीडिंग से स्टार्ट होना चाहिए। तो कभी भी हम रीडिंग से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम हमेशा लिसनिंग और स्पीकिंग से शुरुआत करते हैं। तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश स्पीच दिस इज एन ऑब्जेक्टिव दैट कम्स अंडर। अगर हम बच्चों को स्पीच को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं तो ये कौन सी एम के अंदर आएगा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमेंटिक एम, ग्राफिक एम, फोनेटिक एम और प्रोडक्टिव एम। तो जब भी हम बात करते हैं स्पीच की तो स्पीच हमारे फोनेटिक एम का हिस्सा होता है। आपको पता है कि स्पीच जो फोनेटिक है वो साउंड्स की बात करता है, तो यहाँ पे फोनेटिक इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगर हम ग्राफिक एम की बात करें तो ग्राफिक किससे रिलेटेड होता है? हमारे राइटिंग से रिलेटेड होता है। याद रखिएगा कि ग्राफिक जो है, ग्राफीम जो है वो राइटिंग से संबंधित है। सिमेंटिक जो एस्पेक्ट होता है भाषा का, अगर मैं सिमेंटिक एस्पेक्ट की बात करूं तो ये हमारे लिसनिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, लिसनिंग से। सिमेंटिक लिसनिंग, ग्राफिक राइटिंग, फोनेटिक हो जाएगा साउंड, और प्रोडक्टिव यहाँ पे तो आपको पता ही है 2 स्किल्स होती है, स्पीकिंग प्लस राइटिंग। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमेंटिक मैपिंग स्ट्रैटेजी इज इफेक्टिव फॉर। जो सिमेंटिक मैपिंग स्ट्रैटेजी होती है वो किस में इफेक्टिव होती है? इनहैंसिंग वोकैबुलरी अमंग लर्नर्स, लर्निंग ग्रामेटिकल रूल्स, इंटीग्रेटिंग ग्रामर विद टेक्स्ट और प्रोसेस राइटिंग। तो सिमेंटिक की बात जब हम करते हैं तो हमें पता है सिमेंटिक किससे रिलेटेड है? किसी भी शब्द के मीनिंग से। जो भी शब्द है उसका जो मीनिंग है, तो जब हम शब्द के मीनिंग के आधार पर ना मैपिंग कर देते हैं, मान लो आपने कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे बनाया, अलग अलग ग्रुप बनाया। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि स्वीट्स, अब स्वीट्स के अंदर बहुत सारी स्वीट्स होती हैं, आपने ग्रुप बना दिया। ठीक, मैं बोलूँ स्कूल, स्कूल के अंदर जो जो वर्ड्स हैं स्कूल से रिलेटेड, आपने उनका एक ग्रुप बना दिया। तो ये जो मैपिंग है, इस तरह से ग्रुपिंग मैपिंग हम करते हैं, ये इनहेंस करता है बच्चों की वोकैबुलरी। हमारी क्या होती है? शब्द क्षमता विकसित सिमेंटिक से होती है, क्योंकि हम मीनिंग की बात कर रहे हैं वहां पे, तो वोकैबुलरी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश प्रोवाइड्स अस विद द क्यूज टू रीड बिटवीन द लाइंस। इसमें से कौन सी रीडिंग है जहां पर हमें प्रोवाइड करता है क्यूज या बिटवीन द लाइन हम जहां पे पढ़ते हैं? कौन सी रीडिंग यहाँ पर होगी? तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो गाइडेड रीडिंग है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। गाइडेड रीडिंग जहाँ पे आपको क्यूज मिल गया, आपको कोई हिंट मिल गया, आपको कोई हेल्प मिल रही है, आप बिटवीन द लाइन पढ़ रहे हैं, यानी कि ये गाइडेड रीडिंग का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ राइटिंग स्किल। इसमें से कौन सा राइटिंग स्किल का कॉम्पोनेंट नहीं होगा? ठीक, यूज करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स। तो ठीक है, जब हम लिखते हैं तो हम करेक्ट स्पेलिंग का यूज करते हैं। यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स, ये भी ठीक है, हम उपयुक्त शब्दों का यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर। रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ वेरियस ग्राफिक सिग्नल्स और ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स एंड आइडियाज इनटू लॉजिकल सीक्वेंस। तो देखो, हम लॉजिक से भी भाषा को लगाते हैं। आपके जो भी आइडिया है आप उसको लॉजिकली लिखते हो, डिस्कोर्स जिसे हम कहते हैं। तो स्पेलिंग, वर्ड्स, लॉजिकल तीनों जरूरी हैं, लेकिन सी वाला जरूरी नहीं है। सी वाला कह रहा है कि जो भी ग्राफिक सिग्नल है, ग्राफिक का मतलब क्या है कि मान लो कोई सेंटेंस लिखा है, मान लो कैट लिखा है बुक में, बैट लिखा है, कोई भी ग्राफिक सिग्नल है, आप उसके मीनिंग को समझ रहे हो, तो यानी ये किससे रिलेटेड है? ये आपके रीडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, किसी भी ग्राफिकल सिग्नल को रिकॉग्नाइज करना, मीनिंग को, वो रीडिंग का पार्ट है कि जो भी लिखा हुआ है क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये राइटिंग का पार्ट ना होके रीडिंग का पार्ट है, इसलिए सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ। When young learners are asked to read a text silently, they should be instructed. अगर आपने बच्चों को साइलेंटली किसी भी टेक्स्ट को रीड करने के लिए बोला है तो हमें उनको इंस्ट्रक्ट कैसे करना चाहिए? ठीक, पहला, टू स्टॉप रीडिंग वेन एवर दे एनकाउंटर अ डिफिकल्ट वर्ड। तो ये तो हम करेंगे नहीं कि जब भी उनको कोई डिफिकल्ट वर्ड नजर आया उनको हम कह देंगे कि आप रीडिंग स्टॉप कर दीजिए, ये तो गलत है। टू एनफर द मीनिंग, तो ये अच्छा वर्ड है, हम एनफर वर्ड बहुत बार पढ़ चुके हैं कि मीनिंग को एनफर करना, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना, कॉम्प्रीहेंशन के साथ पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो 20 का करेक्ट हो गया सीधा। ठीक, बी हो जाएगा कि जब भी हम रीड करते हैं तो सबसे जरूरी रीडिंग में होता है टू एनफर द मीनिंग, प्रिडिक्टिंग,
कॉन्टेक्सचुअल संदर्भ में पढ़ना और कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या होगा? सही जवाब बी होगा। आगे बढ़ेंगे। when young learners are taught to improve their spelling and punctuation they will। अगर आप बच्चों को उनकी स्पेलिंग और पंक्चुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कह रहे हैं तो ये किसके अंदर आएगा? क्या उनकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, क्रिएटिविटी अच्छी हो जाएगी, वो लिस्टिंग स्किल को शार्प कर पाएंगे, या एक्यूरेसी उनकी अच्छी होगी? तो देखो, जब भी हम बात करते हैं कि आप सही स्पेलिंग को लिखो, सही पंक्चुएशन मार्क का यूज करो, तो ऑलवेज ये किसको बढ़ाता है? सटीकता को बढ़ाता है। यानी एक्यूरेसी बच्चे की यहाँ अच्छी हो रही है। बच्चा जो भी लिखेगा वो सही लिखेगा, सटीक लिखेगा। ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं, स्पेलिंग का यूज कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट ग्रामर का यूज अगर हम कर रहे हैं ना किसी भी टेक्स्ट में, वो एक्यूरेसी को बढ़ाता है। ठीक, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। Students learning a language often lack confidence when speaking due to language unique pronunciation rules. One way to overcome the problem is। अब ध्यान से इसको समझना कि जब बच्चा स्पीकिंग कर रहा है, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में बच्चा स्पीकिंग कर रहा है और कई बार बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी दिख रही है ड्यू टू यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ लैंग्वेज। सो इस चीज को हम कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे? ठीक, सो आइए ऑप्शन देखते हैं। चिल्ड्रन रीडिंग अलाउड, आप उनको रीडिंग अलाउड करने के लिए बोलेंगे क्लासरूम में। यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्ट्रिक्टली वर्बल इंटरेक्शन, तो हम स्ट्रिक्टली वर्बल इंटरेक्शन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम स्पेशल स्पीच थेरेपी कंडक्ट करेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी क्या होगा? आप गेम लाइक एक्टिविटीज को यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जहां भी जरूरत है वहां पे गेम लाइक एक्टिविटीज का यूज करके हम यहाँ पे बच्चों को स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ठीक, तो इसका बी करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए बनेगा। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमने पूरे 50 क्वेश्चन लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि इस सेशन से जितने भी क्वेश्चन आपने आज देखे, जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, आपने मैक्सिमम सही आंसर किए होंगे। और आप अपना फीडबैक जरूर दें, आपको सेशन कैसा लगता है, या अगर आपको कोई और पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, कोई और अगर आपको स्पेसिफिक कुछ है क्वेश्चन, कोई डाउट, आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर वीडियोस। इसी तरह से मैं और वीडियोस लेकर के आऊंगी इन फ्यूचर में। और अगर आप पहली बार चैनल से है तो जरूर जुड़िएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फीडबैक, जैसा भी आपका फीडबैक है, जो भी होगा अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं नोट्स एंड पीडीएफ के लिए, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो चेकआउट जरूर करना। और मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी, एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी मैं आप लोगों से मिलूंगी। सो तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।